Hello students, myself Karthik Patel and welcome to my YouTube channel Mathematics. Today is the lecture number 3 for transportation. Transportation में हमने अभी तक ब्लड क्या होता है, हार्ट के बारे में हमने सेकंड लेक्चर में पढ़ा था और आज थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स में किस तरह से ब्लड सर्कुलेशन होता है वो हम आज सीखेंगे और एक्चुअली ब्लड प्रेशर क्या होता है जो नॉर्मल लाइफ में हम बीपी से उसको डिनोट करते हैं कि इसका ब्लड प्रेशर हाई है, लो ब्लड प्रेशर है, तो वो हम किस तरह से अपनी रेगुलर लाइफ में इन्वॉल्व है ये, तो उसके बारे में हम आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। सबसे पहले लास्ट लेक्चर में मतलब कि लेक्चर 2 में जब मैंने हार्ट के बारे में आपको समझाया था तब हमने दो वर्ड्स के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, पल्मोनरी आर्टरीज एंड पल्मोनरी वेन्स। तब मैंने आपको बताया था कि आर्टरीज क्या होती है और वेन्स क्या होती है। जैसे कि आपको पता है कि आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता है एंड वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता है। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से ट्रांसफर होके कहां पे पहुंचता है तो वो भी आपको पता है कि बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में जो डिफरेंट सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स जो प्रेजेंट है वो सेल्स में एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जनरेट होता है और वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली दिया जाता है ब्लड को। तो मतलब जो ब्लड है वो अब कन्वर्ट हो गया है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है मतलब कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट सेल्स में से कनेक्ट होके हार्ट के पास पहुंचेगा। हार्ट के पास वो राइट एट्रियम में जाएगा, लेकिन हार्ट तक पहुंचने के लिए उसके पास जो मीडियम होना चाहिए मतलब कि जो पाइप होनी चाहिए वो होती है वेन्स। मतलब वेन्स में बहुत ही लो प्रेशर ब्लड सप्लाई किया जाता है, मतलब कि वेन्स में से जो ब्लड ट्रांसफर होता है वो उसका जो प्रेशर होता है बहुत ही कम होता है और जैसे कि बॉडी के लोअर रीजन से हार्ट तक ब्लड जाता है तो वो ग्रेविटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में भी उसको जाना पड़ता है। अब ग्रेविटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में अगर ब्लड जाता है तो ग्रेविटेशन के वजह से उसको कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए वेन्स में वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वाल्व्स क्या काम करते हैं तो ये जो वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं वो ब्लड को बैक फ्लो नहीं होने देते हैं। समझ रहे हो बैक फ्लो क्या होता है? जैसे कि ये कोई पाइप है, सपोज कि ये वेन्स है, उसमें से ब्लड नीचे से यहाँ पे अपर डायरेक्शन में जा रहा है। अब अपर डायरेक्शन में जब ब्लड जाएगा तो ग्रेविटेशन की वजह से वो नीचे आना स्टार्ट कर सकता है, बट इसमें ये जो वेन्स है उसमें वाल्व्स इस तरह से वाल्व्स दिए हुए होते हैं कि अगर वो बैक फ्लो करेगा तो ये जो वाल्व्स है इस तरह के वो यूं क्लोज हो जाएंगे, तो मतलब कि वो ब्लड के बैक फ्लो को नहीं होने देंगे। ठीक है, यहां से ब्लड पहुंचेगा हमारे हार्ट में। हार्ट में जब कंप्रेशन प्रोसेस होगी उसके बाद ब्लड जाएगा लंग्स में। लंग्स में वो एक्सचेंज प्रोसेस करता है। एक्सचेंज प्रोसेस मतलब कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की यहाँ पे एक्सचेंज होती है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो डिफरेंट ऑर्गन्स में से लेके आया है वो देता है हमारे लंग्स को और लंग्स में से ऑक्सीजन मिलता है ब्लड को। नाउ आवर ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, so this oxygenated blood is coming in the left atrium। लेफ्ट एट्रियम में जब आता है उसके बाद कंप्रेस होने के बाद that goes to the left ventricles and then after it goes through different parts of the body। but यहां से मतलब कि हार्ट से वो बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जब पहुंचता है तब उनको जो मीडियम ले जाता है, जो मीडियम उनको हार्ट से डिफरेंट ऑर्गन्स की ओर ले जाता है वो मीडियम को बोला जाता है आर्टरीज। और आर्टरीज में जैसे कि आपको पता है हाई प्रेशर ब्लड ट्रांसफर होता है, उसकी वजह से आर्टरीज की वॉल थोड़ी सी थिक होती है एज पर कंपैरिजन टू थिकनेस ऑफ वेन्स।
वेन्स की जो थिकनेस होती है वॉल की वो थोड़ी सी कम रहती है, बिकॉज वहां पे हाई प्रेशर ब्लड नहीं होता है। आर्टरीज में हाई प्रेशर ब्लड होने की वजह से आर्टरीज की जो वॉल थिकनेस होती है वो थोड़ी सी हाई रहती है। और आर्टरीज में किसी भी टाइप के वाल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, बिकॉज उसको ग्रेविटेशन की डायरेक्शन में भी जाना होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे कि मायने में अगर पहुंचना है तो भी उसको वहीं जाना होता, मतलब अपर डायरेक्शन में जाना होता है, बट उसका प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि उसके ऊपर ग्रेविटेशन की कोई इफेक्ट नहीं हो सकती है, इसलिए आर्टरीज में किसी भी टाइप के वाल्स रखे नहीं जाते हैं। ये एक बात दिमाग में रख लेना कि जो आर्टरीज है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती है, और जो वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती है। बट ये दोनों में एक्सेप्शनल केस हम किसको ले सकते हैं? ये दोनों में एक्सेप्शनल केस है पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रांसफर होता है एंड पल्मोनरी वेन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफर किया जाता है। समझ रहे हो ये? उसके अलावा एक थर्ड कैपिलरीज भी प्रेजेंट होती है। तो आप समझ सकते हो कि जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि हमारे सबके घर पे जो पानी आता है वो सपोज की म्युनिसिपैलिटी में से जो वाटर सबके घर पे सप्लाई किया जाता है, तो उसके लिए एक बड़ी सी सपोज करें कि इतनी बड़ी पाइप है जो वहां से, मतलब कि म्युनिसिपैलिटी की जो टंकी है वहां से पानी को खींच के लेके आती है, इतने डायमीटर वाली एक बड़ी सी पाइप है। अब ये पाइप इतने बड़े डायमीटर वाली हर एक घर पे पहुंचेगी क्या? हर एक घर पे इतने बड़े डायमीटर वाली पाइप तो नहीं पहुंच पाएगी। कोई भी सोसाइटी में या अपार्टमेंट में वो डिवाइड होगी तो उसका डायमीटर छोटा हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे कम हो जाएगा। बड़ी सोसाइटी को मिलेगी तो इतने डायमीटर वाली पाइप में वो कन्वर्ट हो जाएगी, इतने से इतने में डिवाइड हो जाएगी सब जगह पे, और वहां से किसी के घर में ट्रांसफर होगी तो जो नॉर्मल अपने घर में पानी आता है उस डायमीटर वाली, मतलब इतने डायमीटर वाली पाइप में वो कन्वर्ट हो जाएगी। अब यही चीज होती है हमारी बॉडी में। आर्टरीज जो होती है वो सेल्स के कंपैरिजन में तो बहुत ही बड़ी है। आर्टरीज में से डायरेक्टली हमारे हर एक सेल तक तो ब्लड पहुंच नहीं पाएगा, तो उसके लिए आर्टरीज से या वेन से हमारे सेल को कनेक्ट करने के लिए कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। इट इज अ वन टाइप ऑफ वेसल व्हिच कलेक्ट्स द ब्लड। ओके, आर्टरीज या वेन्स में जो ब्लड होता है वो सपोज कि आर्टरीज में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज में स्टोर होता है और उसके बाद वो सप्लाई किया जाता है बॉडी के हर एक टिश्यूज को, और टिश्यूज से वो ट्रांसफर होता है बॉडी के हर एक सेल्स को। ओके, और सेल्स में जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होनी है वो हो जाती है। उसके बाद उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि ये ब्लड सप्लाई हुआ है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई हुआ है। अब वो जो ऑक्सीजन सप्लाई हुआ सारी प्रोसेस हो गई, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड जो जनरेट हुआ वो वापस से कैपिलरीज में रहे हुए ब्लड को मिलेगा, और वहां से ब्लड वेन्स को ट्रांसफर होगा, और वेन्स में से वापस से हार्ट में जाएगा। पूरी प्रोसेस समझना। आर्टरीज में से ब्लड आया, कैपिलरीज में स्टोर हुआ, कैपिलरीज में जो ब्लड स्टोर हुआ है उसमें से ऑक्सीजन मिला है हर एक हमारे सेल्स को, और सेल्स को जो ऑक्सीजन मिला है वो अपनी रेस्पिरेशन प्रोसेस कर लेगा, और रेस्पिरेशन प्रोसेस होने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है इट विल बी गिवन टू द ब्लड दैट इज स्टोर्ड इन द capillaries. Then after this blood goes to the veins, and then after this deoxygenated blood goes to heart through the veins. उसके बाद लंग्स में जाता है, वापस से आर्टरी में आता है। ये पूरी कंटिन्यूअसली सर्कुलेशन चालू रहती है, उसको बोला जाता है ब्लड सर्कुलेशन। समझ में आई प्रोसेस? तो हर एक हमारी बॉडी के सेल को ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड भी लिया जाएगा, और बॉडी में ये मेंटेन रहता है। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स और डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं अपनी बॉडी में। समझ रहे हो? आर्टरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेन्स, एंड उसके अलावा आर्टरीज एंड वेन्स को सेल तक पहुंचाने के लिए कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अभी सर्कुलेशन ऑफ ब्लड इन एनिमल्स। एनिमल्स में किस तरह के होते हैं?
ये जो हमने देखा है वो हमने ह्यूमंस के बारे में समझा है, बट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स में इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस होती है वो बहुत ही अलग होती है। जैसे कि हम बर्ड्स या एनिमल्स की बात करें तो बर्ड एंड एनिमल्स में भी हमारी तरह 4 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है, बट उनको हाई एनर्जी चाहिए होती है। जैसे कि कोई बर्ड्स है या फिर एनिमल्स है वो कंटिन्यूअसली इधर उधर घूमते रहते हैं या फिर उड़ते रहते हैं। सो ह्यूमन के कंपैरिजन में उनकी बॉडी को हाई एनर्जी चाहिए होती है, तो उनकी जो प्रोसेस होती है, मतलब कि उनकी जो बीटिंग होती है, हार्ट बीट होती है, वो बहुत ही फास्ट होती है एज पर कंपैरिजन टू ह्यूमंस। एंड इसमें ब्लड कंटिन्यूअसली सप्लाई होता रहता है इन द फास्ट वे, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज द वार्म ब्लडेड एनिमल्स। ओके, सो इसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट ही होता है। अब बात करते हैं हम फिश के लिए। फिश के लिए मैंने आपको पहले भी रेस्पिरेशन के टाइम पे मैंने समझाया था, आपको वापस से भी एक्सप्लेन कर देता हूं। फिश जो कि पानी में रहती है वो वाटर में डाइल्यूटेड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है। सो डाइल्यूटेड ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने के लिए वो क्या करती है, तो कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वो अपने माउथ में एंटर करेगी, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर वो अपने अंदर ले लेगी। उसके बाद वो जो वाटर है उसमें जो कि ऑक्सीजन वहां पे डाइल्यूटेड फॉर्म में है, मतलब कि जिसमें ऑक्सीजन है वैसा जो वाटर है वो अपने मुंह में ले लेगी और वहां से वो ट्रांसफर करेगी अपने गिल्स को। जैसे कि अपने लंग्स होते हैं वैसे ही यहाँ पे गिल्स होते हैं, उनको ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज करने के लिए गिल्स प्रेजेंट होते हैं फिशेस में। मतलब कि जो एक्वेटिक एनिमल्स है उनके गिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब इनकी जो हार्ट होते हैं वो 2 चैम्बर्ड हार्ट ही होते हैं, और ये जो 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं उसमें एक एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स होते हैं, और इसमें ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही ट्रांसफर किया जाता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या किया जाता है, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो भी पूरी बॉडी में से आया हुआ है वो डायरेक्टली गिल्स के साथ कांटेक्ट में रहेगा। सपोज कि ये गिल्स है, इनके जो 2 गिल्स होते हैं वो सपोज कि ये गिल्स है और उनका 2 चैम्बर्ड हार्ट सपोज कि यहाँ पे, तो उनकी पूरी बॉडी में से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आया हुआ है वो गिल्स को मिलेगा, और गिल्स में ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई होगी। मतलब पूरी बॉडी में से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है उसका कार्बन डाइऑक्साइड गिल्स के थ्रू ट्रांसफर हो जाएगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा वाटर में और ऑक्सीजन जो कि वाटर में प्रेजेंट है वो मिलेगा गिल्स के थ्रू ब्लड को। अब ये ब्लड जाएगा यहाँ पे जो हार्ट 2 चैम्बर्ड हार्ट रहा है वहां पे, पहले एट्रियम में जाएगा, उसके बाद वहां से कंप्रेस होने के बाद वेंट्रिकल्स में जाएगा और वहां पे कंप्रेस होने के बाद पूरी बॉडी में घूमेगा। और यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकला है वो गैस फॉर्म में ही उनके मुंह में से वाटर के थ्रू, तो फिर वो जो वाटर उसने गेन किया था वो पूरा का पूरा वाटर बाहर निकाल देती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के भी कुछ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के भी कुछ कंटेंट होते हैं। वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है वो डाइल्यूट नहीं होता है वाटर में, वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में मिल जाता है। ठीक है जी, ये इस तरह की उनकी प्रोसेस होती है एक्वेटिक एनिमल्स में। और अगर हम बात करें एम्फीबियंस या रेप्टिल्स की, सो एम्फीबियंस एंड रेप्टिल्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और उनकी जो हार्ट बीट की जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो, और इसके जो हार्ट्स होते हैं वो 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, उसमें 2 एट्रियम एंड सिंगल वेंट्रिकल्स होते हैं। और 3 चैम्बर्ड हार्ट होने की वजह से इसमें पॉसिबिलिटीज रहती है कि इसमें जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो सेपरेट रहना चाहिए वो इसमें नहीं रह पाता और एक दूसरे में इंटरमिक्सिंग की प्रोबेबिलिटी रहती है यहाँ पे। ठीक है, सो ये एम्फीबियंस का थोड़ा बहुत इसका टॉपिक है, वो आपको खाली अपने नॉलेज के लिए याद रखना है। मुश्किल से ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं, बड़े क्वेश्चन में इसको नहीं पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर, जिसको नॉर्मल लैंग्वेज में हम अपने घर में या कहीं पे
अब चेकअप करवाने जाओगे डॉक्टर के पास तो आपने सुना होगा वो आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे। ब्लड प्रेशर के लिए अभी तो डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर्स के पास उस तरह के भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं कि आपके ये जो पार्ट है, आर्म वाला जो पार्ट है, वहां पे आपको बेल्ट लगाएंगे और बेल्ट के बाद वहां से वो प्रेशर रिलीज करेंगे, और प्रेशर जब वो रिलीज करेंगे तब वहां का उसका जो मीटर होगा उसमें जो मर्क्यूरी फिल किया होगा वो मर्क्यूरी थोड़ा ऊपर जाएगा और आपका जो ब्लड का प्रेशर होगा वो ब्लड का प्रेशर वहां पे बताएंगे। ठीक है, सो उसमें दो टाइप के प्रेशर मेजर किए जाते हैं, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। जब ज्यादा कंप्रेशन होता है, मतलब कि ज्यादा वो कंप्रेशन करता, ज्यादा कंप्रेशन के टाइम पे जो प्रेशर मेजर होता है वो प्रेशर होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और रिलैक्सेशन के टाइम पे जो प्रेशर होता है, रिलैक्सेशन मतलब कि जब वो उसको रिलैक्स कर देगा तब जो प्रेशर मेजर होता है दैट इज द डायस्टोलिक प्रेशर। अब होता यह है कि जब यहाँ पे वो बेल्ट लगाते हैं, चाहे वो डिजिटल हो या मैन्युअली मीटर, जब भी यहाँ पे लगाया जाता है तब उसमें एयर फिल की जाती है, और एयर की वजह से यहाँ पे जो अपना ब्लड है वो टाइटली बाउंड हो जाता है और ब्लड आगे जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो मतलब यहाँ पे वो प्रेशर मेजर किया जाता है, वो जो प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर उनको बताया जाता है, और सिस्टोलिक प्रेशर जनरली होता है 120 mm ऑफ Hg, मतलब कि ये मर्क्यूरी, Hg का मतलब है मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का 120 mm जितना वो प्रेशर होना चाहिए नॉर्मल प्रेशर की अगर बात करें तो। और जब वो रिलैक्स करते हैं, मतलब कि इसको रिलीज कर देते हैं, तब जो प्रेशर होना चाहिए वो 80 होना चाहिए, उसको डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर 80 to 120 के बीच में हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना चाहिए। अगर ये ज्यादा होगा या फिर कम भी होगा तो क्या होता है वो हम समझते हैं। जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर होता है 120 से, अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो वो हमारे वेन आर्टरीज में या वेन्स में बहुत ही प्रेशर के साथ वो पास होगी, जिसकी वजह से ये भी हो सकता है कि जो हमारी आर्टरीज है या वेन्स है वो ब्रेक हो जाएगी और बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकता है अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो। और अगर प्रेशर कम होता है, इससे कम अगर प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, तो पॉसिबिलिटीज ये रहती है कि जिस वे में और जितने टाइम में ब्लड हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स को पहुंचना चाहिए उतने टाइम में वो पहुंच नहीं पाता है। दैट्स व्हाई कुछ हमारे जो कुछ ऑर्गन्स है वो इनएक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, सो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर हमारी बॉडी में किस तरह से वर्क करता है। और इसके अलावा जो ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है वो मेजरमेंट यूनिट को बोला जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर एक नाम आपको याद रखना है, ये ब्लड प्रेशर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकते हैं। ब्लड प्रेशर वाली जो पूरी थियरी है वो ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसमें सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर की ये जो रेंज है वो याद रखनी है। उसके अलावा वो किससे मेजर किया जाता है वो भी आपको याद रखना है। नाम याद रखना स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हमने ब्लड वेसल्स के बारे में, डिफरेंट एनिमल्स के में ब्लड किस तरह से सर्कुलेट होता है उसके बारे में पढ़ा, और ब्लड प्रेशर जो ह्यूमंस का होता है वो किस तरह से एक्चुएट होता है उसके बारे में हमने आज के लेक्चर में पढ़ा। ओके, ट्रांसपोर्टेशन में एक थियरी और बाकी रहती है, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन इन ट्रीज। ट्रीज में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में हम ट्रांसपोर्टेशन के फोर्थ लेक्चर मतलब कि नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।